हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर उदय शंकर और आप जुड़ चुके हैं सोशल जंक्शन से। आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं सोशल जंक्शन से, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुंगेर प्रमंडल के चर्चित जनरल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हमारे साथ हैं। एक लंबी जर्नी रही है इस शहर के साथ। मुंगेर में सरकारी सेवा भी दिए हैं, प्राइवेट सेवा भी दिए हैं अलग अलग जगहों पर। फाइनली सुरिम्स हॉस्पिटल के निर्देशक हैं और एक जाने माने जनरल सर्जन भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोशल जंक्शन पे और आपको अपने साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस तरह के पॉडकास्ट में आकर के सोशल जंक्शन में मेरे साथ सर कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस संवाद के लिए आपने मुझे चुना। जी, और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें भी जब आपके साथ काम कर रहे हैं तो हमको और गर्व महसूस हो रहा है। बहुत धन्यवाद सर। जिस दिन से मैं डाला हूँ ये मैसेज कि मेरा नेक्स्ट पॉडकास्ट डॉक्टर सुनील कुमार सिंह सर के साथ हो रहा है, बहुत सारे मैसेज आए सोशल मीडिया पे भी, व्हाट्सएप पर भी, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। एक एक करके हम लोग जानेंगे। शुरुआत करेंगे सर, जब सुनील कुमार सिंह जी विद्यार्थी जीवन में थे और प्राप्त जानकारी के अनुसार आपका 10th और मुझे लग रहा है कि 10th तक की पढ़ाई हॉस्टल में रह के हुई है। बापू प्रवेशिका उच्च विद्यालय सुंदरपुर में हॉस्टल के छात्र रहे हैं आप। एक ग्रामीण परिवेश में सर वो विद्यालय चल रहा है, सरकारी स्कूल भी है। वैसे विद्यालय में क्या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के बारे में चर्चा होती थी विद्यार्थी जीवन में? कैसे दिमाग में क्लिक आया? जहां तक मैंने अभी आपकी सारी जीवनी को देखा है, परिवार में आपसे पहले तो कोई मेडिकल में थे नहीं, तो विद्यार्थी जीवन में पहली बार कब सोचे थे कि डॉक्टर बनना है? देखिए, मैं जब बहुत बच्चा मतलब 4-5 साल का, ननिहाल जाता था जी। और ननिहाल में मेरे मामा जी वो क्विक थे, ठीक है, और लोग वहाँ इंजेक्शन वो दिया करते थे और हम उनको मिमिक करते थे कि वो खाली वाला सिरिंज या कभी वो झाड़ू का तिनका लेकर के लोगों को जाकर के ऐसे इंजेक्शन देते थे। और मेरे नाना जी कहते थे कि ये डॉक्टर बनेगा, पक्का ये डॉक्टर बनेगा। ये बार बार मेरे दिमाग में वहीं से डाला गया, बीजारोपण हुआ और मेरे मन में क्लास 1 क्लास 2 से दिमाग में बैठ गई बात कि हमको डॉक्टर बनना है। क्या बात है। तो यहाँ से कोई भी पूछता था ऐसे ही, क्या बनोगे? तो हम डॉक्टर। दूसरा कुछ भी ऑप्शन मेरे सामने दिमाग में था ही नहीं। प्राइमरी एजुकेशन के दौरान ही नाना जी का आशीर्वाद स्वरूप आपको रहा कि भाई डॉक्टर बनना है, और वो चीजें आपके दिमाग में आ गई और उस चीजों के लिए आप बचपन से ही दृढ़ संकल्पित थे कि भाई बनना है। तो बचपन में तो सर उतनी बातें समझ में नहीं आती है। जब आप स्वाभाविक रूप से 10th के आसपास आए होंगे तब पता चला होगा कि भाई डॉक्टर बनने के लिए तो एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसके लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। आसपास माहौल नहीं है, क्योंकि आपके बैच में तो बहुत सारे बच्चे थे, उतना माहौल नहीं होता है ग्रामीण क्षेत्र में कि जिस इरा में आप लोगों ने पढ़ाई करी है कि मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो वहां पर आपके शिक्षकों का क्या रहा था रोल? उन्होंने आपको जब आप बताए होंगे कि पूछे होंगे कि भाई सुनील जी या सुनील आप क्या बनना चाहते हो, आपने अपने टीचर को जब बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, उस लेवल का टीचर के द्वारा आपको एजुकेशन देना, आपको ये बताना कि ऐसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, इस तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी, वहां के शिक्षकों का सपोर्ट रहा है? जब हम क्लास 8 में एडमिशन लिए, क्लास प्रवेश का सुंदर विद्यालय सुंदरपुर जी, तो उसी साल वहाँ बायोलॉजी का टीचिंग शुरू हुआ था और विरहा के शिक्षक थे कौशलेंद्र बाबू। हाँ, कौशलेंद्र बाबू, यस। वो वहाँ थे। हम मैथमेटिक्स के क्लास में जा रहे थे। एक दिन 2-3 दिन क्लास किए होंगे, कौशलेंद्र बाबू को बुलाए कि सुनो, तुमको डॉक्टर नहीं बनना है क्या? फिर हाँ सर, हमको डॉक्टर बनना है। तो तुम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हो? मैथमेटिक्स छोड़ दो, बायोलॉजी पढ़ो। हाँ सर, हम पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। और हमारे जो टीचर थे जिनके देख रेख में हम थे, जो मेरे अभिभावक भी थे वहाँ और टीचर भी थे, वो मैथमेटिक्स के टीचर थे।
उनको जाके हमने कहा कि सर हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। कहा पागल हो तुम, नहीं पढ़ना बायोलॉजी, मैथमेटिक्स पढ़ना। डांट दिया उन्होंने, हम चुप रह गए। और रोज दिन कौशलेंद्र बाबू हमसे मिलते थे, तुम आए नहीं आज। और संजोग से इसके बाद होली की छुट्टी थी जी। मैं घर गया और घर में पिताजी के सामने हड़ताल कर दिया, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ूंगा, मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा। और पिताजी ने चिट्ठी लिखी हमारे टीचर को, मदन बाबू को, मैथ ये टीचर को। हाँ कि ये जो है बायोलॉजी पढ़ेगा, पढ़ने दीजिए। और उस दिन से मैं बायोलॉजी पढ़ने लगा। और वही जो कौशलेंद्र बाबू थे वो हमेशा बोलते थे आसान है, आसान है, हो जाएगा, पढ़ो, मन से पढ़ो। और संजोग से हम जब क्लास 8 में थे तो 11 में एक डॉक्टर अशेष आई स्पेशलिस्ट हैं, वो 11 में उसमें पढ़ रहे थे। तो उनसे ही मुलाकात होती थी, तो वो भी कहते थे हमको डॉक्टर बनना है। एक माहौल थोड़ा थोड़ा बना हुआ था पहले से। एक उससे 1 साल जूनियर थे जो डॉक्टर नंदकिशोर थे हमजापुर के, उनका भी था कि हमको डॉक्टर बनना है। ये और हमारे 10th तक जाते आते डॉक्टर अशेष मेडिकल में एडमिशन ले चुके थे। ये मेरे लिए एक आइडियल। और उसके साथ ही साथ डॉक्टर मंजूर सिन्हा, ओके, देवदत्त बाबू की बेटी, सुपुत्री थी, जी जी। उनका भी एडमिशन मेडिकल में। वो वहीं से पढ़ाई की है बापू प्रवेश का से? बाबू प्रवेश, अच्छा, उनके देवदत्त बाबू की तो वहाँ प्रिंसिपल ही रहे हैं। हाँ? हाँ। तो डॉक्टर अशेष डॉक्टर मंजू का एक साथ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो एक हिम्मत हमको बंधी कि ऐसा हो सकता है, स्कूल से हम यहाँ क्वालिफाई, ऐसा हो सकता है कि हमारे आगे आगे 3 लोग जा रहे थे। दूसरे साल में डॉक्टर नंदकिशोर का हो गया। तो हमको लगा कि ऐसा हो सकता है। और मेरी मन की जिद तो पहले से थी कि हमको डॉक्टर बनना है। तो यही समझिए कि ये एक माहौल वहाँ तैयार हो चुका है। जी। ये किस ईस्वी की बात है सर? 10th आपने किस ईस्वी में किया? 72। उस वक्त कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन तो ऐसा था नहीं, कुछ भी नहीं, जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए मोटिवेट करे, एग्जाम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी आपकी पढ़ाई हुई सारे गुरुजन जो वहाँ बापू प्रवेशिका के थे, उन्हीं की देखरेख में आपका अपना सेल्फ स्टडी जो भी हुआ है। तो 10th के बाद सर मुझे उमेश बाबू से पहले 11th होता था। ओ, सीधा 11th? हाँ, 11th उसके बाद 13 हाई स्कूल 11th तक होता था। हाई स्कूल के बाद जो ISC होता था, इंटरमीडिएट, हाँ। वो 2 साल का होता था। उसके लिए कॉलेज जाना होता था, जो अभी स्कूल में ही हो जाता है। 12th, वो तो 13वीं हो गया। हाँ, तो वो उसके लिए 12वीं और 13वीं के लिए हम लोगों को कॉलेज जाना होता था। तो हमारा एडमिशन TNV कॉलेज में हुआ जी, वहां से पढ़े। और फिर अपेयरिंग में जब आप मेडिकल एंट्रेंस में गए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर गए या फिर दूसरा अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट तो ऐसे ही उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं किए थे। सेकंड अटेम्प्ट में दिए और हम ओवर कॉन्फिडेंट थे कि मेरा हो जाएगा। अच्छा एग्जाम गया। ओवर कॉन्फिडेंट थे कि मेरा हो जाएगा। और पहले जो है 80-81 में एडमिशन हो जाता था और हमारा था कि 103-104 हमारा करेक्ट। हम एकदम ओवर कॉन्फिडेंट थे। लेकिन और जिस दिन रिजल्ट निकला, हम साइकिल लिए, भागलपुर में ही थे, साइकिल लिए स्टेशन पर जाकर न्यूज़पेपर खरीदे और न्यूज़पेपर में ऊपर से हम नाम देख रहे थे। जब 8-10 लाइन में मेरा नाम नहीं मिला तो घबराया। फिर हम नीचे से देखना शुरू किया और नाम नहीं था। सेकेंड अटेम्प्ट में। और ये मैं कहाँ बैठ के देख रहा था, तो भागलपुर स्टेशन के पास प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, उसमें मंदिर में बैठ के देख रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार हम देख गए, मेरा रोल नंबर नहीं। हम ऑलमोस्ट जो है विक्षिप्त हो गए।
और उस न्यूज़पेपर को फाड़ करके हनुमान जी के ऊपर फेंक, क्योंकि मैं उसके पहले हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। और उसके बाद घर वापस आ गए और सीधे घर ही चले आए, गांव चले आए। बहुत निराश हो गए और बोले कि अब हमको नहीं पढ़ना। बाबूजी बोले कि नहीं, क्या कैसे पढ़ना है, ये एडमिशन लीजिए। तो हमारा चॉइस सब्जेक्ट था जूलॉजी, जूलॉजी में नहीं हुआ, मेरा बॉटनी में एडमिशन। ग्रेजुएशन करने के लिए करने टीएनबी में। ओके। 1 महीना क्लास किए, मन नहीं लगा, ग्रेजुएशन में मन नहीं लगा, नहीं करे। फिर सामान वामान समेट के घर चले आए। बोले चले आए घर, तो हमको नहीं पढ़ना है, हम यहीं बैठ करके फिर से तैयारी करेंगे। और गांव में 6 महीना हम बैठ करके पढ़े गांव में। तो बाबूजी बोले सुनिए ना, ऐसा कीजिए ना, एक तो कोचिंग ले लीजिए। अच्छा। उस समय राम मोहन राय सेमिनरी में जी कोचिंग होता था, वो तो उन्होंने हमको पटना भेज दिया। 3 महीना राम मोहन राय सेमिनरी में कोचिंग दिए और 3 महीना फिर बैठ के पढ़े। जी। उसके बाद हम सोचे ही नहीं कि होगा कि नहीं, क्योंकि जितना ओवर कॉन्फिडेंट थे हम, उस समय नहीं हुआ तो अब क्या होगा। हम उसके बाद आकर के हम कॉलेज में पढ़ने लगे, एग्जाम दे करके कॉलेज में पढ़ने लगे। और जब रिजल्ट निकला तो हम रिजल्ट भी देखने के लिए नहीं गए। कोई आ करके हमको खबर दिया कि आपका हो गया है और आपका बिहार में 84वां पोजीशन है, 84th पोजीशन, और बैकवर्ड के लिस्ट में नंबर 1 पर। क्या बात है। उस वक्त तो सर बिहार और झारखंड एक ही था। बिहार झारखंड एक था। वेरी नाइस। तो जितने लोग भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, सभी को सूचित करना चाहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस की जहाँ तक सर ने बात कही है कि हमें विद्यार्थी जीवन में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, अपने कार्यों को लगनशीलता से, ईमानदारी से करते रहना है, फल की चिंता नहीं करनी है, वो आपको मिलेगा निश्चित तौर पर जब आप मेहनत करेंगे तब। और इसमें गार्जियन का बहुत बड़ा रोल है, जैसा कि बताया कि सर के पिताजी ने इनको मोटिवेट किया, कभी इनके निराशा को उन्होंने अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, कहा कि नहीं तुम कर सकते हो, करोगे, और इनको सफलता मिली। ओबीसी में फर्स्ट रैंक था बिहार में, जो कि बहुत गर्व की बात है। और मुझे जहां तक पता है राजेंद्र मेडिकल कॉलेज से आपकी स्टडी हुई, रांची से नहीं, दरभंगा पटना मेडिकल कॉलेज। अच्छा, वहां से पीजी किए थे? हाँ, राजेंद्र वहां से पीजी किए थे और रांची से पीजी किए। तो फर्स्ट रैंक के बाद आपने पीएमसीएच से ग्रेजुएशन किया, एमबीबीएस किया है। एंड किस ईस्वी में सर एडमिशन वहाँ पे हो गया आपका? 77 में ग्रेजुएशन पूरा हुआ ग्रेजुअली। तो ग्रेजुएशन 77 में एडमिशन हुआ, फिर हमारा 83 में ग्रेजुएट हो गए। तो ड्यूरिंग एमबीबीएस ही आप डिसाइड कर लिए थे कि आगे चल के हमको शल्य चिकित्सा में जाना है, सर्जरी में, या फिर एमबीबीएस में लास्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट में कोर्सेस, इंटर्नशिप में लगता है ड्यूटी, और उसमें रुचि आ गई, या फिर किसी ने बताया कि नहीं इसमें करो, नहीं इसमें बहुत पैसा है? तो क्या रहा था कोर्स सिलेक्शन को लेकर के, अगर हमें स्पेशली पीजी करना है, थोड़ा स्पेशलाइज्ड करना है, तो इसी डिपार्टमेंट को कैसे आपने चुना उस वक्त? फर्स्ट ईयर में ही मेरा चॉइस था कि हमको सर्जन बनना है। क्योंकि सर आपने बचपन में बताया था कि भाई सुई देते थे, है ना, सारी चीजों को देखते थे, बट वो तो चलिए भाई हम डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस पूरा हो गया। सर्जरी वाली बात ने एकदम से स्ट्राइक कब किया कि करना है? एडमिशन लिए और डिसीजन ले लिया कि हमको सर्जन बनना है। और मेरा मैक्सिमम टाइम डिसेक्शन रूम में गुजरता था, और डिसेक्शन का जो बैच होता था 8 लड़कों का बैच होता था, और हमेशा डिसेक्शन हम ही करते थे और सबको डिमोन्स्ट्रेट करते थे। प्रोफेसर लोग छूने से थोड़ा गिनती करता था। और हम जब करते थे लोगों को और आसान हो जाता था। डिसेक्शन हम ही करते थे और सब लोगों को डिमोन्स्ट्रेट करते थे। तो प्रोफेसर तो आपसे काफी खुश रहते होंगे। हाँ। इन चीजों का काफी एडवांटेजेस मिला है। तो सर फिर जब अपना एमबीबीएस पूरा हो गया तो पीजी कितना अटेम्प्ट में फिर कर दिए थे? फर्स्ट अटेम्प्ट में? नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में पीजी भी हो गया। और फिर आपको राजेंद्र मेडिकल कॉलेज उस वक्त हुआ करता था, जो अभी रिम्स है। हाँ। फिर वहां से आपने करा।
ग्रेजुएशन पूरा हो गया, पीजी हो गया, इस दरमियान में सर शादी कब हो गई थी आपकी? एमबीबीएस के बाद या पीजी के बाद या किस 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 पड़ाव पे? शादी हमारी फर्स्ट ईयर में एडमिशन के 3 महीने के बाद। एमबीबीएस का? तो सर पढ़ाई में कुछ डिस्ट्रक्शन या कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं, एकदम फोकस्ड थे कि डॉक्टर बनना है? कुछ नहीं। और घर वालों का भी था कि सपोर्ट रहा है कि भाई आप पढ़ाई पे ध्यान दो, पारिवारिक चीजें हम देख लेंगे? नहीं, कभी डिस्टर्ब नहीं। मैं भी काफी ना ये डिस्टर्ब किया, ये भी डिस्टर्ब नहीं। तो भाई इससे यहाँ से समरी निकल के आता है कि अपने गोल के प्रति अगर आप फोकस्ड हैं तो लाइफ में चीजें आगे पीछे होते रहती है, आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे और अच्छी तरीके से प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जान चुके हैं कि सर की शादी अगर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हो गई तो पर भी कुशलतापूर्वक इन्होंने सारे कोर्स को पूरा किया है और इतनी मेहनत से आज इस मुकाम पे है कि कुछ परिचय देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। करते हैं सर, अब इसके बाद हम लोग बातचीत की। पास आउट हो गए हम लोग, पीजी कर लिया, घर आए तो भाई जैसा कि एक सरकारी जॉब का क्रेज रहता है। मैं आपके पिताजी से कभी नहीं मिला हूँ, नमन करता हूँ, बट एक अनुभव के अनुसार बोलना चाहता हूँ कि हर गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा ना सरकारी जॉब करे थोड़ा। अब उस वक्त कैसा क्रेज रहा होगा नहीं कह सकता हूँ, बट मैं अभी भी देखता हूँ पेरेंट्स को ना लगता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर तो बन गई, कुछ जॉब करो, सरकारी जॉब करो। तो कभी पिताजी ने कहा था ऐसा इंटेंशनली कि डॉक्टर बन गए हो तो सरकारी जॉब में एकदम करो, मतलब जॉब लो, नौकरी लो, लाइक कि अगर आप पास आउट हो गए हो तो नौकरी लो? देखिए, पिताजी जब हमको देख लिए कि इनका एडमिशन हो गया तो उनके पहले लोग क्या करते थे कि एमबीबीएस करके इंग्लैंड चले जाते थे। अच्छा, उस वक्त एमबीबीएस करने के बाद जो पुराने जमाने में जो होता था, यहाँ एमएस पीजी का कोई ज्यादा महत्व नहीं था, वो होता भी नहीं था, कम होता था। लोग एमबीबीएस करके इंग्लैंड चले जाते थे। तो उनके दिमाग में वही छवि थी कि ये एमबीबीएस करेगा और इंग्लैंड चला जाएगा, है ना। तो शादी करने का जो सबसे पहला कारण ये भी था उनका, बांधो इसको, इंडिया से जुड़ा हो रहेगा, है ना। अच्छा। तो उसके बाद हमको पूछते हैं कि इंग्लैंड जाएंगे क्या? के लिए वो जमाना अब चला गया, बताइए। अब वो इंग्लैंड जाना का जमाना नहीं रहा, वो पहले की बात थी। हमको पीजी करना है, यही रहना है और कहीं सेटल होना है। तो उनका कभी कोई प्रेशर जो है इस मामले में कुछ नहीं रहा कि तुम जॉब करो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। जो सरकारी सेवा भी सर आप दिए हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, वो अपने पैशन से कि कुछ दिन जॉब करते हैं? नहीं, हम लोग समय में कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ था। जब एमबीबीएस किए थे तो कमीशन का एग्जाम हुआ, उसमें हम पास किए। और एमबीबीएस करने के बाद मेरा जॉब लग गया था। अच्छा, है ना। और मेरी पोस्टिंग गया हुई थी, ठीक है। 3 महीना वहां जॉब करने के बाद तब मेरा पीजी में हो गया। तो हम पीजी करने चले आए छुट्टी लेकर के सरकार से, हाँ, है ना। फिर उसके बाद हम तो जॉब ही में थे, हाँ। तो पीजी करने के बाद फिर सेक्रेटेरिएट इन्फॉर्म किए हम आ गए हैं। तो था कि पोस्टिंग कहाँ होना है, तो हमको जाना पहचाना शहर मुंगेर लगता था और न हम गांव के लोगों को पहचानते थे, अपने गांव के लोगों को। हमको अगर सबसे अधिक पहचान थी तो मुंगेर के लोगों से पहचान कि आप यहाँ 4 साल किए बापू प्रवेशिका से, हाँ। तो ऑब्वियसली फ्रेंड सर्किल वगैरह भी, रिलेटिव्स वगैरह भी यहाँ पे। तो और मुंगेर में एक बार सुंदरपुर स्कूल में एक बार बीमार पड़े थे, तो ठीक नहीं हो रहे थे। तो किसी ने कहा कि एक नया डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर पीएन झा, अच्छे डॉक्टर, फिजिशियन थे उस समय, नए आए थे, उनसे दिखाने के लिए। उनको देखते ही इतना खूबसूरत व्यक्ति थे कि देखते ही लगा कि तो बुखार ठीक हो गया, है ना। तो वो भी एक जो है डॉक्टर पीएन झा को देख करके भी लगता था कि ऐसा ही डॉक्टर बनना है। और जब मुंगेर में क्लिनिक खोले तो उन्होंने ही मेरे क्लिनिक का उद्घाटन किया। वाह, क्या बात है। ये पीजी के बाद जब आपको अगेन
बिहार सरकार में ज्वाइन करने की नौबत आई तो आपने मुंगेर शहर को चुना क्योंकि ये फैमिलियर लगा आपको। सेक्रेटरिएट में पैसा खर्चा करके धरहरा पोस्टिंग करवाई पहली पोस्टिंग पीजी के बाद, और साथ साथ प्राइवेट सेवा भी। हाँ, साथ साथ प्राइवेट सेवा शुरू किया मुंगेर शहर में। हाँ। और उस प्राइवेट क्लिनिक का इनॉग्रेशन पीएन झा सर ने किया। वाह, अपने आइडियल से करवाना। सर अवगत कराना चाहूंगा कि आपको पता नहीं इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, हम लोग भी सर विद्यार्थी जीवन में बचपन में जब बड़ा हुए ग्रामीण परिवेश में ही, तो हमने भी एक ऐसा माहौल देखा है जो सच्चाई में से है कि डॉक्टर मतलब सुनील बाबू। अभी वो क्या है, फिजिशियन है, सर्जन है, क्या करते नहीं पकते हैं, बचपन में कुछ पता नहीं था। डॉक्टर मतलब सुनील बाबू। किसी से सुनते कुछ दिक्कत हुआ, कहाँ गए, मुंगेर में गए, सुनील बाबू को दिखा लिए। माँ को कोई दिक्कत हुआ, बहन को कोई दिक्कत हुआ, किसी को भी हुआ दिक्कत हुआ, आसपास के लोगों को भी। तो ऐसा सर आप तक ये खबर आए ना आए, मैं पॉडकास्ट के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों में ऐसी चीजें थी कि कुछ भी दिक्कत हुआ मतलब डॉक्टर मतलब सुनील बाबू हैं, सुनील कुमार सिंह हैं। ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ सर, जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे। तब आपका सुरिम्स हॉस्पिटल जो कि अभी वेल इक्विप्ड और वेल मेंटेन्ड है, वेल डेवलप्ड है बेलन बाजार में, अभी सारी सुविधाएं वहां पर हैं। और भी चिकित्सक इनके बेटे और बहू भी सेवा देती हैं, बेटी भी देते हैं, और सन इन लॉ भी देते हैं वहाँ पे सेवा। बट इतना इस्टेब्लिश क्लिनिक से पहले जो इन्होंने कार्य किया, वो कार्य करने की शैली तब भी वही थी, भले छोटा सा प्लेटफॉर्म था। तो पहला सर क्लिनिक आपका कहाँ पे रहा था? क्रेज की बात मैं ये कर रहा हूँ सर इसीलिए क्योंकि मैंने उस चीजों को खुद जिया है, मैंने उस चीजों को खुद फील किया है कि आपका सर क्या लोगों पे इम्पैक्ट रहा है कि वहां जाके दिखा लेंगे। जैसे आपने पीएन झा सर की बात करी ना, सिमिलरली सर कि सर से अगर दिखाएंगे तो निश्चित ठीक होंगे। ये भगवान पे भरोसा करके ऐसी तरह की चीजों को हमने देखा है, अपनी आंखों से महसूस किया है, वो आप तक बातें मैं आज पहुंचा रहा हूं। जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, ईश्वर से चाहता हूं कि आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें, लोगों को इसी कॉन्फिडेंस के साथ सेवा दें। तो अब जानना चाहेंगे सर कि पहली बार आपका जो प्राइवेट क्लिनिक मुंगेर में ओपन हुआ, कहाँ पे ओपन हुआ था? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हेड ऑफिस है उसके बगल में, केनरा बैंक इस तरफ। हाँ, वहां पे एक कमरा था। एक कमरा था, उसको हमने पार्टीशन करके 2 हिस्से में बनाया था। एक तरफ चैम्बर था, दूसरी तरफ जो है 2 बेड था, है ना। और जो सीढ़ी वाला घर होता है उसमें हमारी ओटी थी। ओके, कितने दिनों तक सर वहां पे प्रैक्टिस करी? वहाँ करीब 1.5 साल रहे। उसके तत्पश्चात? उसके बाद तोपखाना बाजार चले गए, सदर हॉस्पिटल से पीछे। ओके, वहाँ कितने दिन सेवा रही? वहाँ करीब 4 साल रहे। 4 साल सारी जितने भी एक सीमित संसाधन में सर्जरी पॉसिबल थी, सारी चीजें होती थी। हाँ, सब चीज, क्योंकि उसमें भी करते थे, ओपन सर्जरी होती थी, हिस्टेक्टमी उसमें भी करते थे, तोपखाना बाजार। क्योंकि अंदर से वो जज्बा तो था ही कि भाई सर्जन है, बनने हैं, और सर्जन वो सर्जरी वाला काम नहीं करे तो फिर वो मन क्या लगेगा। अच्छा मौका ईश्वर ने दे दिया कि मैं बताता हूँ, जब धरहरा में पोस्टिंग हुई हमारी, तो एक दिन सिविल सर्जन वहाँ पहुँचे, तो हम तो नए थे, तो हम प्रणाम किए, बोलते हैं आप? तो सर हम यहाँ डॉक्टर हैं सर। कब आए हैं, ज्वाइन किए हैं? तो 1 महीना हुआ होगा सर। क्या डिग्री है आपका? सर MS है जनरल सर्जरी। यहाँ क्या करते हैं? सर मरीज देखते हैं सर, दवा हुआ लिखते हैं। सर्जरी तो यहाँ कुछ होता नहीं। कल तुम मिलो हमसे, तुम्हारा डेप्यूटेशन हम सदर हॉस्पिटल करने जा रहे। तो 3 महीना धरहरा में रहने के बाद हम वहाँ से बुलाए गए और हमारे डेप्यूटेशन सदर हॉस्पिटल में हो गए। उस वक्त आप सिंगल सर्जन थे यहाँ या नहीं? उस समय बहुत ही फेमस सर्जन यहाँ थे, डॉक्टर NP झा। NP झा सर का नाम सुना है ना। बहुत ही फेमस सर्जन NP झा थे, बहुत ही पॉपुलर। तो एक डॉक्टर DK सिन्हा थे यहाँ, तो उन्होंने कहा कि ए नागेश्वर, बहुत अच्छा लड़का आया है, अपना आउटडोर इसको दे दो। तो उनको भी लगा, तो आउटडोर में बहुत परेशान रहते थे, तो उन्होंने हमको आउटडोर अपना दे दिया। अब सिर्फ वो ऑपरेशन करते थे, हमको जो एडमिशन करना होता था कर देते थे, सर को रेफर कर देते थे, वो सर्जरी करते थे, हमको बुलाते थे सर्जरी। वो हमारे ज्वाइन करने के बाद 9 महीना रहे, उसका रिटायर कर दिया, सेवानिवृत्त, पोस्ट वैकेंट हो गया। और हम प्रयास करने लगे कि किसी तरह से उनके पोस्ट पर मेरा
हो यहाँ जाए पे पोस्टिंग हो जाए। और दौड़े भी 1 महीना सेक्रेटेरिएट में दौड़े, सुधा श्रीवास्तव के टेबल पर फाइल गई और उसके बाद एक मेरे गांव के बगल में सुधा श्रीवास्तव आई हुई थी। नीतीश कुमार उसमें कुछ नहीं थे। हमको नीतीश कुमार के पास कोई ले गया कि चलिए नीतीश कुमार से बुलवा देते हैं सुधा श्रीवास्तव। स्वास्थ्य सचिव थी वो? हेल्थ मिनिस्टर थी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा सेक्रेटरी। अच्छा, हेल्थ मिनिस्टर थी। ओह, तो नीतीश कुमार के बगल में हम मंच पर बैठे थे वहाँ। उसके बाद हमको नीतीश कुमार ले गए सुधा श्रीवास्तव के पास कि अपना लड़का है, कुछ कहना चाहता है। तो बोला बोली, हम यही बोले कि सर पोस्ट खाली है मैडम, तो हमको उस पोस्ट पर सेवा करने का मौका दिया गया, नियमित कर दिया गया। ठीक। उसका फिर हम सेक्रेटेरिएट चले गए। जब वहां गए तो उन्होंने कहा, क्लर्क बोला कि क्या किया है आपने? तो क्या हुआ? तो एक चिट्ठी निकली है आपके नाम से, जा रही है सिविल सर्जन के यहाँ। क्या है चिट्ठी? तो बोल रहे हैं कि आप इतना दिनांक इतना को कहाँ थे, और अगर अस्पताल में नहीं थे तो क्या आप छुट्टी में थे? स्पष्टीकरण दें। हमने वो पैसा वैसा दे के वो चिट्ठी निकलवा दिया है ना, और लौट आए नहीं। जी। जब यहाँ आए तो हल्ला था कि इनका पोस्टिंग हो गया, पोस्टिंग हो गया है। सिविल सर्जन ने बुलाया कि आपका तो पोस्टिंग हो गया। तो सर क्या मजाक कर रहे हैं सर, नहीं होगा पोस्टिंग। अगले लेटर आया हुआ है। हम दंग रह गए। हुआ क्या था कि जैसे ही वो सिविल सर्जन जो है हमारा काम देखे तो एनपी झा का जगह खाली होते ही उन्होंने अग्रसारित कर दिया कि इनकी पोस्टिंग यहाँ कर दी जाए। वो फाइल अलग से चल रही थी। और हम जो निराश होकर लौटे, जी, लौटते लौटते में वो चिट्ठी हमारी आ गई और हम यहाँ परमानेंट हो गए। ये और लगातार 11 साल तक हम सेवा दिए, सिंगल सर्जन काम किए। मुझे लगता है आपके छोड़ने के बाद लंबे समय तक मैं कभी यहाँ पे कोई एमएस सर्जन को तो नहीं देखा हूँ नियमित रूप से सेवा में, और पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं पूरा नहीं कह पा रहा हूँ। लेकिन लंबे समय तक मैंने यहाँ पर कोई जनरल सर्जन की नहीं है उसके बाद। और इसके साथ साथ 11 साल जो आपने सरकारी सेवा दिया, उसके बाद सेवा के बाद जो टाइम मिलता था प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते थे। हाँ, प्राइवेट जो भी केस अपना हुआ उसको भी करते थे। सो डेडिकेशन लेवल एक सर्जन का वो दिख रहा है वहीं से कि सरकारी सेवा के साथ इधर भी कर रहे थे। बहुत ही एक बड़ा रोल रहा है। सर, आप कुछ बीच में क्वेश्चंस वगैरह भी पूछते हैं। जब मैं ये पोस्ट डाला था कि मेरा सुनील राव के साथ होना है पॉडकास्ट शूट, आपके ही भाई कुमोद सर हैं, उन्होंने भी क्वेश्चन किया था। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने किया था, तो मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर भाई हैं, कभी पूछे होंगे या कई बार होता है कि नहीं पूछे, पॉडकास्ट के दौरान पूछते हैं। तो सर मैं आपका क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। कहना है कि बड़े भाई साहब हमारे लिए पिता तुल्य हैं, उन्होंने प्रणाम किया आपको और पूछा कि इस एज में भी इतना डेडिकेटेड होकर के वर्क करते हैं। मैंने उनके चेहरे पर कभी ऐसा नहीं देखा कि भाई हम थक गए, हमेशा फ्रेश महसूस करते हैं। और इतना कार्य इस एज में भी कैसे करते हैं, कहाँ से एनर्जी लाते हैं, ये चीजों को वो जानना चाहे हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप इन चीजों को बताएं। ये पेशा मेरा पेशा नहीं, पैशन। यस, दैट्स द पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल मेरा पेशा नहीं है, ये पैशन है और हम उसी में जीते हैं। और अभी भी हम ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं और नई 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 चीज़ें सीखते हैं और फिर इसकी मशीन खरीद करके हम लाते हैं। अभी हमने हाल में ही जो है किडनी में स्टोन के लिए लेजर लाया है, फ्लेक्सिबल लेप्रोस्कोप के साथ लेजर लाया है। वो ट्रेनिंग लिया उसका, वो लेजर लाया है कि 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का स्टोन अगर किडनी में है तो फ्लेक्सिबल स्कोप से हम वहां तक पहुंच जाएंगे। कहीं कोई छेद छाद बॉडी में नहीं हुआ, पेशाब के रास्ते से दूरबीन घुसा करके हम स्टोन तक पहुंच जाएंगे और लेजर से उसको डस्ट कर देंगे। अभी भी हम ये चाहते हैं कि हम कुछ नई चीज सीखें और फिर उसको लाएं।
स्वाभाविक सी बात है, जब ये नई चीजें सीखे हैं तो हम इतने इसको सीखने के बाद हमने कितना फिर केस एक किया, नई जिंदगी शुरू हो वहां से जाती फिर हमें एक शुरू हो लक्ष्य जाती मिल गया। हाँ 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 हाँ। उन्हीं का सर एक और क्वेश्चन है, मैं मोबाइल में पढ़ के आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका सर अभी बहुत सारे फैन हैं। मैं क्वेश्चन डाला हूं तो मुझे कितने मैसेज आए हैं सर मैं बता नहीं सकता हूं। तो आपसे प्रेरणा लेकर के सुनील बाबू हर कोई बनना चाहता है और इनके पद चिन्हों पर चल के इनकी जैसे पर्सनालिटी बनना चाहता है। सर आपके इंस्पिरेशनल कौन रहे हैं, किन से प्रेरणा लेकर के सर आप इन राहों पर अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं? कोई वैसा कोई न मेरा कोई गॉड फादर रहा कभी। सर्जरी में एक गॉड फादर की जरूरत होती है, लेकिन संजोग है और ये समझिए कि आज के सर्जन डॉक्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें आप कोई भी सर्जरी, किसी का भी सर्जरी आप कहीं से बैठ के देख सकते हैं। ओके। अब कोई गॉड फादर की जरूरत नहीं है कि वो जब तक वो आपको असिस्टेंट नहीं बनाएगा तब तक आप सर्जन नहीं बनेंगे। तो ऐसा कोई हमारा नहीं रहा। बस मेरा अपना जो जीवन मतलब बचपन से ये था कि हमको डॉक्टर बनना है और सर्जन बनना है, हम उसी पथ पर आगे बढ़ते चले, अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहे। हाँ। और इस तरह से हम लगभग अगर हम बात करें सर तो आपकी सर्जरी की लाइफ मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीजी कितने दिनों की जर्नी हो गई है एज ए सर्जन? 89 में हम एमएस किए हैं और 89 में ही धरहरा ज्वाइन किए। उस समय से सर्जन ही है हम। तो 36 साल। दैट्स फैंटास्टिक सर। 36 साल जो है से लगातार इस कार्यों में है। हाँ। और बीच बीच में ट्रेनिंग लेने के बाद जैसा कि उन्होंने बताया हमेशा इनको और नई चीज़ों को सीख करके और चीज़ों को इजी करके एडवांस चीज़ों को अडेप्ट कर करके लोगों को बेहतर सेवा देने की कोशिश करते हैं, इसलिए नहीं थकते हैं। सर कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट्स की आज इतना सर्जरी हम लोगों ने कर लिया थक गए, या फिर मैं इसलिए सर ये पूछ रहा हूँ, मैं दंत चिकित्सा के क्षेत्र में जब अपना कार्य पूरा किया, हमारे यहाँ मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं जो हमारे एचओडी भी रहे थे डॉक्टर विजय नौटियाल। मैंने सर उनसे एक ही चीज देखा और सीखा कि जब वो प्राइवेट क्लिनिक में आते थे ना, जो पहला पेशेंट उन्होंने देखा और देखते थे, जो एनर्जी, जो फेस पर स्माइल और जो ऊर्जा उनको रहती थी वो लास्ट पेशेंट में भी। मैं तो कई बार अपने आप को भी देखता हूँ कि भाई शुरुआत की 9:30 बजे से 2:30-3 बजते बजते हल्का हल्का भूख लगा और लास्ट वाले पेशेंट को लगने लगता है कि अब मतलब ठीक है अब लास्ट पेशेंट है कर लेंगे नहीं, बट उनको जो मैं देखा हूँ पहला पेशेंट भी उसी एनर्जी से, लास्ट पेशेंट भी वही एनर्जी से, चाहे वो लंच टाइम रहता था 2:30 बजे, 3 बज जाए, 4 बज जाए, 5 बज जाए, तो वो जो वर्क का डेडिकेशन मैंने उनसे देखा। तो आपको सर कभी ऐसा लगा कि भाई लगातार 10 सर्जरी हो गया अब यार रहने दे, या फिर उस वक्त भूख भी नहीं लगता है जितना है काम को कर ही देंगे तब हम उसको करना ही है? देखिए हम ये चीज तो जज हम खुद नहीं कर सकते हैं, ये चीज तो जज जो है लास्ट पेशेंट जो है वही कर सकता है कि सर हमारे साथ कैसा डील किया। हम समझते हैं कोई निराश तो नहीं होता है। जी जी जी, है ना। थकता तो हर एक आदमी है, ऐसा नहीं कि थकता नहीं है, जी है ना। लेकिन अंत वाला भी मरीज देख के खुशीहीन होता है कि इसके बाद कोई नहीं मरीज इसके बाद कोई पेशेंट और बढ़िया से लास्ट में सर्जरी खा लिए। ये भी संतुष्ट होकर के लोग। बहुत लोगों का सर कहना होता है कि डॉक्टर ना थोड़ा सा 2 मिनट अच्छा से बात कर ले तो हमको बहुत अच्छा लगता है, आधा दुख ऐसे ही हमारा खत्म हो जाता है। इतनी सर लंबी जर्नी रही है आपकी 36 साल की, क्या कहना चाहेंगे सर? कभी एज ए पेशेंट भी आप भी किसी चिकित्सक से मिले हों तो क्या सही में ऐसा फील करते हैं, पेशेंट को ऐसा लगता है कि डॉक्टर अगर पेशेंट के साथ अच्छे से बातचीत कर ले तो कुछ उनका मेंटली कष्ट तो जरूर दूर हो जाता है? नहीं, बात करते करते बात तो करना ही चाहिए डॉक्टर को, क्योंकि मरीज बहुत ही शारीरिक रूप से अधिक वो मानसिक रूप से परेशान होकर के आता है। अगर आपका एक कंसोलिंग हैंड उसको अगर नहीं मिलता है तो आधा ही फायदा होगा उसको, कि आपकी अच्छी बातें, आपका अच्छा बर्ताव, और आपके लिए भी अच्छा है कि आप अगर अच्छे से बात कर रहे हैं तो आप खुद कूल रहे। आप 2 क्वेश्चन पूछ करके भगाना चाह रहे हैं, वो 5 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो आपको तो और मरीज देखना है ना, आप इसी मरीज में तो थक गए। तो हम यही समझते हैं कि अगर 2 मिनट ज्यादा लगता है
तो हो सकता है कि उसी 2 मिनट में हमको इनका डायग्नोसिस भी मिल जाए। बात करते करते भी डायग्नोसिस होता है। बहुत बार समय के अभाव में भी लोग डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच पाते। कि एक पैटर्न बना लिया, उसके हिसाब से देख करके ये जांच कराओ, ये जांच कराओ, ये जांच कराओ, जांच में भी कुछ नहीं मिला, फिर मरीज को दर्द तो हो रहा है, लेकिन वो बात करते करते ही उसका कारण मिल जाएगा, ये क्यों ऐसा हो। अभी कल की घटना है, एक लेडी को कंटिन्यूअसली यूरिन लीक कर रहा है, जो कि 15 दिन पहले एकदम ठीक थी। क्या हुआ, भूख कैसी है, तो भूख नहीं लगती है। अरे भूख क्यों नहीं लगती है, तो नहीं लगती है, हमें तक पेशाब चूते रहता है। खाना खाते हैं तो नहीं, जो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, पैखाना इतनी इतनी सा होता है, इतना ही। अब खाना कितना खाते हैं, करते करते बात करते करते लगा कि इसको कॉन्स्टिपेशन है। हम कहे कि एक बार देखना चाहिए। उसको बड़ा सा स्टोन जैसा जो है स्टूल उसके रेक्टम में पड़ा हुआ था, और उसके बगल से लूज स्टूल लीक कर रहा था। ये सिर्फ उससे बात करने से पता चला। अगर हम फिंगर नहीं डालते तो हमको ये डायग्नोसिस पर नहीं आता। हमने उसको एनिमा दिया और पेशेंट का पेशाब बना। तो बहुत बार अगर कुछ टाइम देते हैं मरीज को तो आप डायग्नोसिस तक भी पहुंचते हैं, और आप भी कूल रहे। केस मैं बहुत मरीज नहीं देखता हूँ, मेरा मैक्सिमम है कि 20 पेशेंट नया जो है, उससे अधिक नहीं देखना। प्राय हम 15 ही देखते हैं, क्वालिटी वाइज देखना है। हाँ, तो पेशेंट के लिए सर केस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। नए सर्जन्स को, नए डॉक्टर्स को ये सलाह देना चाहते हैं कि केस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट से बात करें, उनकी चीजों को समझें, तो हमारे लिए भी फायदेमंद है। और प्रीवियस डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन को नहीं देखें। पहले आप हिस्ट्री लीजिए, पहले आप मन में बना लीजिए कि क्या हो सकता है, तब जो है प्रीवियस डॉक्टर्स के इन्वेस्टिगेशन को देखिए, जो देखना है देखिए। ये चीजें सर अक्सर कई बार पेशेंट से सुनने को मिलता है कि जैसे आपने पीएन झा सर वगैरह की बात करी, एनपी झा सर की बात करी, उस जमाने में सर ना बातचीत करते थे ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन। यस, बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स कर लेते थे, बहुत सारे टेस्ट नहीं करवाते थे, और वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू एक रफ आइडिया पे पहुंच जाते थे, पेशेंट ठीक हो जाता था। बिल्कुल। तो अभी तो उसका जमाना ही चला इन्वेस्टिगेशन का युग जो आ गया, तो ऑलमोस्ट डॉक्टर्स जो है डिपेंडेंट हो गए इन्वेस्टिगेशन पर, जो नहीं होना चाहिए। उसी में कभी कभी डायग्नोसिस मिस कर जाता है। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे सर कि छोटे शहर और बड़े शहरों का जो अंतर मैं सोसाइटी में देख रहा हूँ, ये क्या है? अगर यहाँ सिर्फ शहर छोटा है मुंगेर, पटना शहर बड़ा है, यहाँ भी एक जनरल फिजिशियन जो कि मेडिसिन पीजी है, और जो पटना में भी मेडिसिन पीजी है। कई केस को देखता हूँ, यहाँ के जनरल मेडिसिन वालों ने देखा चीजों को, नहीं पेशेंट सेटिस्फाइड हुआ या कुछ भी हुआ, उन्होंने रेफर ही किया। वहां भी जाकर के जनरल मेडिसिन वाले ही देखे हैं, लेकिन वहां पर डायग्नोसिस हुई है या सेटिस्फाइड हुआ है। क्या ये पेशेंट के कई बार मानसिक रूप से लगता है कि मैं बड़े शहरों में जाके दिखाया हूँ, क्योंकि वहां पर सेम क्वालिटी के डॉक्टर ने वहां पे देखा, पेशेंट सेटिस्फाइड है, चीजें अलग हो जाती है। अरे ये नहीं कहिए, यहाँ का जो मोस्ट एक्सपीरियंस फिजिशियन भी देखा, और वहां जाके कोई इंटर्न या पीजी देख रहा है, पेशेंट कभी कभी वहां जाके सेटिस्फाइड होते हैं। पटना में देखा है। तो ये जो शहर डिपेंडेंट कि बड़े शहरों में इलाज करवाया है, ये पेशेंट के वो जमाना नहीं रहा। वो इन्वेस्टिगेशन बेस्ड होता था कि बहुत से इन्वेस्टिगेशन का उपाय जो है शहरों में नहीं होता था, यहाँ पे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में होता था, तो उसकी जरूरत होती थी। अभी तो सारा इन्वेस्टिगेशन, आज मुंगेर में जो है कौन सा जांच नहीं होता है, सीटी स्कैन, MRI, ब्लड का जितना इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड तो कितना होता है, उसका अंत नहीं है ना। अब न्यूक्लियर इमेजिंग वगैरह ही भले नहीं होता है, जिसकी जरूरत बिरले पड़ती है। तो सारा तो मौजूद है यार, सिर्फ है कि आपका विश्वास चाहिए, हाँ, और हमारा अटेंशन चाहिए। इसी दोनों चीज की जरूरत है। जी। कुछ क्वेश्चंस भी सर आपके फैंस बहुत सारे दिए हैं। इसी में से एक संजय कुमार जी हैं, मुंगेर के ही हैं। उन्होंने आपके पारिवारिक चीजों से प्रभावित होकर के पूछा कि डॉक्टर साहब, जब डॉक्टर सुनील राव का आप पॉडकास्ट करेंगे तो जरूर पूछेंगे कि आप बड़े भाई हैं, राम के रोल में हैं, आप परिवार में कैसे पारिवारिक सामंजस्य को मेंटेन करते हैं,
इतने एकल परिवार का प्रचलन चल गया है, पश्चिमी सभ्यता के लोग की ओर मूव कर रहे हैं, इस दौर में भी आप संयुक्त परिवार के रूप में एक समाज के लिए आइडियल चीजें बने हुए हैं। तो संयुक्त परिवार को चलाने के लिए या संयुक्त परिवार में सब लोगों को एक साथ लेकर के चलने की जो आपके पास गुण है वो समाज के और लोगों में भी साझा करेंगे, ताकि आशा करेंगे कि आपसे प्रभावित होकर के लोग इस तरह के जीवन को यापन करें। कैसे तो संयुक्त परिवार जो है बहुत ही अच्छी चीज है, बिल्कुल आइडियल चीज है, जहाँ की आप रियल जिंदगी जीते। संयुक्त परिवार का वैल्यू बहुत है। आप जितना ही अलग होते जाएंगे आपकी जिंदगी में आनंद जो है घटता चला जाएगा, आप सिर्फ जिंदा रहेंगे। और संयुक्त परिवार ये सब संस्कार मेरे पिताजी और माताजी का दिया कि क्योंकि 6 भाई थे हम लोग और चीजें बहुत कम थी हम लोग के पास में, और उसी में हम लोगों को सब बांट बांट करके खाते थे। तो ये शुरू से ही हाँ, बड़ा भाई है, आप उसको पूछे, उसको दिए, तो एक ट्रेनिंग भी सब दिन से हुआ बड़े भाई का, बड़े भाई हैं आप, बड़े भाई हैं। और दुर्भाग्य मेरा था कि हम MBBS करके इंटर्नशिप कर रहे थे, मेरे पिताजी का डेथ हो गया, स्वर्गवास हो गया उनका। मेरा छोटा भाई क्लास 4 में पढ़ रहा था, सबसे छोटा भाई क्लास 4 में पढ़ रहा था, उससे बड़ा भाई क्लास 6 में पढ़ रहा था, उससे बड़ा भाई मैट्रिक पास नहीं किया था, 3 भाई, उससे बड़ा भाई जो है वो जस्ट मैट्रिक पास किया था। और पिताजी के डेथ के बाद मैं भाई नहीं रह गया, मुझे पिता बनना पड़ा। जी बिल्कुल, आपके भाई कुमोद जी ने इन बातों को मेंशन किया है। हाँ। तो पिताजी के डेथ हम के चारों भाई को लेकर के पटना चले। पटना पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त MBBS में, और वहाँ लेकर चले गए। TK घोष एकेडमी में क्लास 5 में सबसे छोटा भाई उसका एडमिशन कराए, क्लास 6 में उससे बड़ा भाई का एडमिशन कराए, और कुमोद का एडमिशन करवाए वाणिज्य महाविद्यालय कॉमर्स। 4 भाई वहां पढ़ रहा, और मेरे ही रूम में सब रहता था। संजोग से एक 2 कमरे वाला रूम हमको मिल गया था, और चारों भाई उसी में रहते थे। और वही जो इंटर्नशिप में जो स्टाइपेंड मिलता था उसी से खाना वाना खाते थे हम लोग, घर से चावल दाल ले जाते थे, और सबकी पढ़ाई मेरे ही देख रेख में पटना।